Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, घर पे होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से भी कोरोना केसेस स्टार्ट हो गए हैं और भी एक अलग लेवल का, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अच्छे तरीके से रहें, प्रॉपर हैंड वॉश करते रहें, हैंड को सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी दुनिया है। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को सेफ रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई और सेफ रहेगा। तो जैसे आप सेफ रह रहे हो वैसे अपने पूरे फैमिलीज़ को भी सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एनटीपीसी का सेट नंबर 36 लेकर आया हूँ। इससे पहले 35 सेट तक हो चुका है। जो लोग अभी तक सेट नंबर 35 को नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आएँ और सेट 35 को भी देखें, लेकिन पहले इस सेट 36 को ख़त्म कर लें, उसके बाद से जाके ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है वहाँ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें जो जानकारी दी जाने वाली है वो काफ़ी अतुल्य है, वो काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो से बने रहें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी हमारी टीम के द्वारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम देखते हुए एलडीसी का फॉर्म आ गया ना भाई, तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग के लिए एलडीसी का जीके जीएस का 25 क्वेश्चन का लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, वो आपका जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वही सब क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है और बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से। तो जो लोग एलडीसी का फॉर्म फिल किए हैं उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जाएं और अवश्य देखें। एक वीडियो आ चुका है और ये शिवम सर के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से वो वीडियो में पढ़ाया गया है, तो आप लोग बिल्कुल मिस न करें। चलिए मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो ये तो सारा जो भी चीज़ थी उसके बारे में बता दिया। ये सेट जो है वो 19 तारीख 2017 में जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 का, उसका पेपर है। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में कौन सा है? विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये सुंदरबन जो है, ये सुंदरबन है, ये जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। ठीक है, सुंदरबन विश्व में सबसे बड़े ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन का एक खंड है। यह पश्चिम बंगाल के दूरतम दक्षिण भाग और दक्षिण बांग्लादेश का एक प्राकृतिक क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी के विशाल नदी डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, यह यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में, विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो ये जो आपका मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो सुंदरबन का है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो भारतीय रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का सुविधा है वो कहाँ उपलब्ध नहीं है? तो काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो ये जो है वो तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी चेन्नई में भी है, सिकंदराबाद में भी है, बेंगलुरु में भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस प्रश्न के बारे में, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो बताता हूँ पहले। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो का कार्यालय जो है वो निम्नलिखित शहरों में स्थित है। जैसे आपका पूरब में कोलकाता हो गया, दक्षिण में चेन्नई, बेंगलोर और सिकंदराबाद, पश्चिम में मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और जोधपुर, उत्तर में हो गया नई दिल्ली, आगरा और वाराणसी। तो इन कार्यालयों का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा विदेशी यात्रियों का देश के प्रमुख शहरों की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया फिर से एक बार देख लीजिए। पूरब में हो गया कोलकाता, दक्षिण में चेन्नई, बेंगलोर और सिकंदराबाद। ठीक है, दक्षिण में कौन कौन? चेन्नई, बेंगलोर और सिकंदराबाद। पश्चिम में हो गया मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर और जोधपुर। कौन कौन हो गया? मुंबई, पश्चिम कौन कौन हो गया? मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और जोधपुर। और उत्तर में हो गया नई दिल्ली, आगरा और वाराणसी। तो ये सब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो का सुविधा का कार्यालय है। ठीक है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में नहीं है। चेन्नई है, सिकंदराबाद है, बेंगलुरु है, बाकी और जो मैं बताया वो सारे जगहों पे है। तो ये हमारा आज का
दूसरा प्रश्न था जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित था। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, नई उपयोगी नौ यहाँ लिखा गया। तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे माइनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। नई इंफॉर्मेशन का निर्माण करने के क्रम में पूर्व में विद्यमान विशाल डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को डाटा माइनिंग कहते हैं। इसे नॉलेज डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है। यह डेटा एनालिसिस जो है वो आपके समस्याओं को समाधान करने हेतु संबंध स्थापित करने और प्रतिमानों को चिन्हित करने के लिए विशाल डेटाबेस समूहों के द्वारा सॉर्टिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने से पहले जो मौजूद डेटाबेस होता है उसको जांच करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। तो ये जो था वो हमारा तीसरा प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के किस चीजों से संबंधित है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन से टिंडल प्रभाव संबंधित है। ठीक है, टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन के रूप में भी जाना जाता है। यह कणों द्वारा कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन है या उत्कृष्ट प्रलंबन में कणों का प्रकीर्णन है। ठीक है, इसका नामकरण 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th शताब्दी के भौतिक वैज्ञानिक जॉन टिंडल, क्या नाम इनका? जॉन टिंडल के द्वारा मतलब उनके नाम पर किया गया था। ठीक है, दूध के गिलास में फ्लैशलाइट किरण का चमकना टिंडल प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हो गया। जो दूध में जो दूध का गिलास होता है उसमें फ्लैशलाइट के किरण को चमकना जो होता है वो आपके टिंडल प्रभाव के कारण ही चमकता है। तो जो टिंडल प्रभाव का प्रकाश का किस पे काम करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें जो 3 ऑप्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं होगा और उस ऑप्शन को छांटना है। ठीक है, तो जो ये माइकल बेवन है, आप लोग अगर क्रिकेट खेलते होंगे, जो बॉयज लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उन्हें बिल्कुल पता होगा कि माइकल बेवन जो है वो आपके एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, क्रिकेटर थे, सॉरी। तो ये जो माइकल बेवन थे वो ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज और स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज थे। ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे और ये स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज भी थे। जिस तरीके से अभी कुलदीप यादव है ना, उस तरीके से ये आपके चाइनामैन बॉलर भी थे। क्रिकेट से संन्यास ले चुके खिलाड़ी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ये 53.58 के एवरेज से रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बेवन के नाम है। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 232 ओडीआई मैच खेले थे। ठीक है, इनके द्वारा 232 ओडीआई मैच खेले गए थे और जब ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप जीती थी आपके 1999 से 2003 के बीच में, ठीक है, और वो उस समय ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप के जीतने वाली टीम के हिस्सा थे। ठीक है, 1919 में और 2003 में जब आपका इनके द्वारा मतलब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था 1999 और 2003 में, तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम के हिस्सा थे। तो जो माइकल बेवन है वो एक क्रिकेटर है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो मतलब किस आधार पर किया जाता है? तो ये स्वामित्व के अधिकार पे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण स्वामित्व अर्थात जो परिसंपत्ति का स्वामी होता है और सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी होता है, उसके आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश परिसंपत्तियों की स्वामी होती है और सभी सेवाओं प्रदान करती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनी के हाथ में होता है। तो आप लोग सबको पता होगा ये चीज़, जो आपका प्राइवेट चीज़ होगा वो प्राइवेटेशन का काम होता है। उसके मतलब एक निहित एक इंसान एक मतलब एक इंडिविजुअल इंसान पर होता है, जो भी इसका करना होता है, जो भी कंट्रोल करना होता है वो एक इंडिविजुअल इंसान पर होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सरकारी काम होता है वो आपके गवर्नमेंट पे होता है, उनके पे डिपेंडेंट होता है और वो सब
चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो होता है वो आपके स्वामित्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो कंट्रोल करने का जो होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर प्राइवेट होगा तो एक इंडिविजुअल यहाँ पर होगा, लेकिन अब आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा वो आपका गवर्नमेंट पे होगा और उसके लिए आपके कोई प्राइवेट से इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का छठा प्रश्न था, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा विकल्प ओबामा केयर का सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। यह है ओबामा केयर। ओबामा केयर मतलब द अफोर्डेबल केयर एक्ट, ठीक है। वहाँ केयर को बोलते हैं द अफोर्डेबल केयर एक्ट। ये अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार से संबंधित एक नियम है जो विनिमय और करों के द्वारा व्यय करते हुए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सुधार करता है। वो करता था उस समय आपका 2016 में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, तो इसलिए 270 में एग्जाम होता है ये बोला, ठीक है। तो उस समय ये काफ़ी ओबामा जी जो थे वो काफ़ी लाइमलाइट में थे और इसमें ओबामा केयर आया था, ठीक है। तो ये जो है वो आपका जब आया था कि अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार से संबंधित एक नियम है, ठीक है, जो विनिमय और करों के द्वारा व्यय करते हुए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार करता है और उसे नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक अमेरिकियों को वहन योग्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा का गुणवत्ता में सुधार करना, स्वास्थ्य बीमा उद्योग का विनिमय करना और स्वास्थ्य देखभाल व्यय में कमी करना। तो ये है ओबामा केयर का मतलब, ठीक है। इसका किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा से मतलब है, ठीक है। ये स्वास्थ्य सेवा को थोड़ा सा किफ़ायती करने के लिए ये ओबामा केयर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये आज का 7वां प्रश्न था। अब मूव करते, अगला क्वेश्चन है यूथ सेट है एक, यानी यूथ सेट जो है वो क्या है। तो ये एक उपग्रह है। क्या है? यह एक उपग्रह है, समझे। यूथ सेट स्नातक या स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर के विद्यार्थी की भागीदारी के साथ भारत और रूस का एक संयुक्त वैज्ञानिक शैक्षणिक कृत्रिम उपग्रह मिशन है। इसे इसरो के इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 वर्ष द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि 20 अप्रैल 2011 को श्रीहरिकोटा से 2011 में आपको श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ये इसरो के द्वारा इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 वर्ष द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। तो ये यूथ सेट क्या है? यह एक उपग्रह है जो कि आपका भारत और रूस का एक संयुक्त वैज्ञानिक शैक्षणिक कृत्रिम उपग्रह मिशन है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। तो काफी अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न फिजिक्स से है। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देखिए। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य को कहते हैं, तो उसे विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव को बाह्य कारक द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने वाले इकाई आवेश में किए गए कार्य को मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। विभवांतर जो होता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। आप लोग सबको पता होगा, जो विभवांतर होता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है और वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल सदैव बिंदुओं के आर पार समानांतर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। रण उत्सव यहाँ होता है, तो रण उत्सव कहाँ होता है? रान नहीं, रन, ठीक है। थोड़ा सा मिस हुआ है, आप लोग माफ कीजिएगा। जो रण उत्सव है वो कहाँ होता है? थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि फिलहाल मैं अपना गांव में हूं और यहाँ थोड़ा सा मेरे घर के बगल में जो लोग हैं तो वो लोग, तो उन लोगों को मैं मना कर ही नहीं सकता हूं। मैं अपना घर का जितने भी खिड़की वगैरह, जितने से गेट्स वगैरह हैं, सारे बंद कर रखा हूं अपने रूम का। फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। कुछ दिनों के अंदर आप लोग को सारा आवाज़, सारा नॉइज़ कैंसिलेशन अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छी तरीके से वीडियोस बनाया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई भी बैकग्राउंड का म्यूज़िक नहीं आए। म्यूज़िक क्या मतलब, जो भी आवाज़ें नहीं आए, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए मैं आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूँगा, तो बस कोऑपरेट करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन है रण उत्सव यहाँ होता है, तो रण उत्सव कहाँ होता है? तो आप रण मतलब सबको पता होगा। तो रण जो है वो रण ऑफ कच्छ है ना, तो रण ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। तो जो रण उत्सव होता है वो आपके गुजरात में होता है, ठीक है। रण उत्सव गुजरात और कच्छ की संस्कृति, आमोद प्रमोद और जीवन का उत्सव है, ठीक है। 3 महीने तक चलने वाला रण उत्सव का आयोजन सफेद रेत और खारी कच्छ भूमि के मध्य में किया जाता है।
यह गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति और विरासत का लघु स्रोत है। ठीक है, रण उत्सव के दौरान कई गतिविधियों जैसे हॉर्स राइडिंग्स, कैमल सफारी इत्यादि का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो जो रण उत्सव है आप लोगों को सबको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा। जैसे रन हो गया ना, रन है तो रन ऑफ कच्छ है ना, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो जो उत्सव मनाया जाता है वो भी गुजरात में ही मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? परजीवी भी है, प्रनिसम भी है और मृत पोषित भी है, लेकिन जो स्वचालित है वो परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका हेलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा मृतजीवी पोषण हो गया और तीसरा परजीवी पोषण हो गया। कौन कौन हो गया आप लोग नोट कीजिएगा? हेलोजोइक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो सबसे पहले देखिए हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेलोजोइक न्यूट्रिशन में देखिए तो इसमें मुख के द्वारा भोजन का उपभोग शामिल है जिसे अंतर्ग्रहण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें जो होता है वो मुख के द्वारा भोजन का उपभोग शामिल है जो कि आपके अंतर्ग्रहण के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी जो पोषण होता है वो क्या होता है? तो इसमें कार्बनिक अवशेष जैसे मृत जीव, मलमूत्र, गिरी हुई पत्तियों, टूटी टहनियां या खाद्य वस्तुओं इत्यादि से प्राप्त भोजन शामिल है। मृतजीवी मतलब मरा हुआ जीव टाइप में। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बनिक अवशेष जैसे मृत जीव, मलमूत्र, गिरी हुई पत्तियों, टूटी टहनियों, ठीक है, उससे खाद्य वस्तुओं इत्यादि से प्राप्त भोजन शामिल है। तो ये आपका मृतजीवी पोषण होता है। अब परजीवी पोषण क्या होता है? यानी परजीवी में पैरासाइट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहना। तो इसमें दूसरे सजीव जीव से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वे सजीव जीव जो दूसरे जीव से भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके स्वचालित परपोषित पोषण जो है वो आपके पोषण के पद्धति नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 11वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन आप लोग को सबको पता होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, ये 1929 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यह परिषद भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान समन्वय के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त निकाय है। यह विश्व में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इसे 1929 में इस्टेब्लिश किया गया और ये नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिससे ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश या ऊष्मा के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ठीक है, जो प्रकाश या ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करती है। और एक्सोथर्मिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वातावरण में ऊर्जा स्थानांतरित करती है। इस कारण वातावरण गर्म हो जाता है। आपका दहन मतलब जलना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जंग लगना, अम्ल और क्षार के मध्य उदासीन अभिक्रिया इत्यादि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो आपका रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा उससे निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण को गति को क्या कहते हैं? जो भोजन नली के, यहाँ नाली है, नाली नहीं नली। ठीक है, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण गति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन कहते हैं। जो भोजन नली के दीवार के संकुचन और प्रसारण को है कहते हैं वो क्रमाकुंचन कहते हैं। जब थोड़ा पचा भोजन आहार नली में प्रवेश करता है तो आहार नली की भित्तियां संकुचन और प्रसारण की गतिविधि आरंभ कर देती है जिसे क्रमाकुंचन गतिविधि कहते हैं।
आहार नली की यह गतिविधि थोड़े पचे भोजन के अमाशय में ले जाती है। वास्तव में क्रमाकुंचन गतिविधि पोषण नाल के द्वारा भोजन के सभी पाचक अंगों में ले जाती है। ठीक है, तो इसे क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश के ऊर्जा से पानी के अणु को विखंडन करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? काफी शानदार प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग इससे अवगत कभी हुए होंगे। ठीक है, तो इसे प्रकाश और अपघटन, ठीक है, प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया होता है उसे प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस कहते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक यौगिक को फोटोन द्वारा खंडित किया जाता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विक्रिया के दौरान प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के खंडित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में वायुमंडल में विमुक्त रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। ये प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु को विखंडन करने की प्रक्रिया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपके नील हेनरिक डेविड बोर हैं, नील्स हेनरिक डेविड बोर जो है उनका आर्थिक सिद्धांत से नाम नहीं है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, बिल्कुल सुनोगे, माल्थस सिद्धांत पढ़े होंगे आपको। जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में पढ़े ही होंगे, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। और डेविड रिकार्डो, ये तीनों जो हैं वो आपके आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन जो नील्स हेनरिक डेविड बोर है वो संबंधित नहीं है। जो नील्स हेनरिक डेविड बोर है वो डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक नील हेनरिक डेविड बोर को परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1922 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये जो है वो आपके भौतिकी विज्ञान से संबंधित है, ना कि ये आपके आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना। इनके द्वारा परमाणु के बोर मॉडल को विकसित किया गया था जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्ष में परमाणु केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं लेकिन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में छलांग लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपके नील हेनरिक डेविड बोर, ये बोर सिद्धांत आया था ना, बोर का परमाणु संरचना आया था ना, तो ये इनके द्वारा ही दिया गया था। तो ये जो है वो आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो काफी अच्छा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी मंदी को क्या कहा जाता है? तो लगातार 2 क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र हो गया। वो क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक्स से था ही। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपके आर्थिक सिद्धांत जो था वो इकोनॉमिक्स से ही था। हालांकि मैं इसको डिस्कस किया आपके फिजिक्स के लिए डिस्कस किया, क्योंकि जो नील्स हेनरिक डेविड बोर थे वो आपके फिजिक्स से संबंधित थे, इसलिए मैं डिस्कस किया। लेकिन ये क्वेश्चन भी जो था आपका इकोनॉमिक्स से ही था और ये क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमिक्स से ही है। ये क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी मंदी को क्या कहा जाता है? बहुत लंबी गहरी मंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। आर्थिक मंदी से तात्पर्य एक या उससे अधिक अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधि में दीर्घकालीन दुखदायी मंदी से है। यह मंदी की तुलना में अधिक विषम आर्थिक मंदी है जो कि समान व्यवसाय के चक्र के दौरान आर्थिक गतिविधि में आने वाले मंदी है। इसे व्यापक बेरोजगारी, निवेश की कमी और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी के द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो जो आपके बहुत गहरी या लंबी मंदी को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। जो सिलिकॉन है वो आमतौर पर किस रूप में प्रयोग होता है? तो ये अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन आमतौर पर प्रयोग होता है। जो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है और गैलेना है, सॉरी आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, ये यौगिक का प्रयोग व्यापक स्तर पर सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन पृथक उपकरणों और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन डायोड और ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए एक आदर्श सेमीकंडक्टर और लगभग प्रत्येक कंप्यूटर चिप का एक आधार है। ठीक है, तो ये जो है जो सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और गैलियम हो गया, ये 3 है। ये जो है वो आपका अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहित देने के समर्पित है। जो साहित्य अकादमी होता है वो मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहित देने के समर्पित है? तो नाटक बिल्कुल नहीं है, संगीत बिल्कुल भी नहीं है, नृत्य शैली ये भी नहीं, लेकिन साहित्य, नाम से ही पता चल गया होगा
कि साहित्य अकादमी जो है वो साहित्य को प्रोत्साहित देने के लिए समर्पित है। जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अर्थात साहित्य अकादमी भारत में साहित्यिक भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। यह अकादमी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करती है, लेखकों का अनुसंधान अनुमति प्रदान करती है और पुस्तक और पत्रिकाओं प्रकाशित करती है और वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान भी करती है। ठीक है, ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित साहित्य अकादमी के लगभग जो स्थापना किया गया था वो आपको 1954 से 1953 से 54 के बीच में किया गया था। तो मैं श्योर थोड़ा नहीं हूँ, आई थिंक वो 1954 में किया गया था। ठीक है, जो साहित्य अकादमी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो आपका 1954 के आसपास में किया गया था। तो ये जो है वो साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जो जैव मंडल आरक्षित होता है उसका सबसे सही विवरण कौन है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल को जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो जैव मंडल आरक्षित स्थलों की स्थापना देशों द्वारा यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय सामुदायिक प्रयासों के पर्यावरण पर आधारित धारणीय विकास का प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित स्थलों का वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। ऐसे विशिष्ट स्थल जहां प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों को नियंत्रण करने हेतु नए इष्टतम कार्यों का प्रशिक्षण और प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा, ऐसा उपकरण जो विश्व धारणीय विकास शिखर सम्मेलन और विशेष रूप से जैव विविधता और परितंत्र विचारधारा पर सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन में देशों की सहायता करता है। ठीक है, अगला हो गया संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास के लिए शिक्षा दशक हेतु शिक्षण स्थल। तो ये जो है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आपका जैव मंडल आरक्षित स्थानों को वैश्विक स्तर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंस है वो था। तो ये सतत विकास के अध्ययन स्थल के बारे में इसका सही विवरण है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है और ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन से बहुत बार अवगत हुए होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सबको पता होगा, जो रेगुड़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पता है ना भाई आप लोग सबको? आप लोग पता है तो आप लोग आंसर जरूर दीजिए। आप लोग आंसर देते नहीं हैं, चाहे मैं कितना भी आप लोग से रिक्वेस्ट कर लूँ, चाहे कितना भी आपको ये कहूँ कि भाई आंसर दीजिए, तो आंसर दिया कीजिए, इससे आप लोगों को फायदा होगा। और वीडियो को भी लाइक किया कीजिए। अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कुछ लॉस नहीं होने वाला है। इवन आपके लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो आप किसी के हौसला को अफजाई कर रहे हैं, यानी आप नेक काम कर रहे हैं। तो नेक काम में क्यों देर भाई, कीजिए ना, लाइक कीजिए, वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों का भी भला हो सके। जिस तरीके से आपका हो रहा है, जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को जान रहे हैं उस तरीके से बोलो भी क्वेश्चंस को जाने। ठीक है, तो यही एक अच्छे इंसान का पहचान होता है। तो आप लोग अच्छे इंसान हो और आई होप आप लोग करोगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, आप लोगों का फायदा है और वो लोग जो जिन्हें आप शेयर कीजिएगा उनका भी फायदा होगा। तो जो आपका रेगुड़ मिट्टी है वो काली मृदा का अन्य नाम है। ठीक है, काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को समानता काली कपासीय मृदा कहा जाता है। तेलुगु शब्द में रेगुड़ के आधार पर इसे रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। यह मृदा काली होती है, इसे कपास के लिए एक आदर्श मृदा माना जाता है। इसमें कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, काफ़ी आदर्श माना जाता है। इस प्रकार की मृदा दक्कन ट्रैप क्षेत्र की विशिष्ट मृदा जो उत्तर पश्चिम दक्कन के पठार तक फैली हुई है तथा यह मृदा लावा के प्रवाह से निर्मित होती है। ये जो मृदा है वो लावा के प्रवाह से निर्मित होता है। जो रेगुड़ सॉइल है, रेगुड़ मिट्टी जो है वो काली मिट्टी का एक अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी है। ठीक है, तो ये आपका 21वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया क्या होता है? जो रेलवे का गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया से क्या होता है? तो किराया जिस तरीके से उसका बुकिंग बढ़ता है उस तरीके से उसका किराया भी बढ़ सकता है। ठीक है, भारतीय रेलवे के विमानन क्षेत्र में प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर राजधानी दुरंतो और शताब्दी रेलगाड़ियों में आपका 9 सितंबर 2016 को डायनेमिक फेयर सिस्टम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस नई प्रणाली के तहत बेची गई प्रत्येक
10% वर्थ यानी जो आपका शयनयान होता है उसके साथ साथ टिकट के मूल किराए के 10% वृद्धि की गई है। ठीक है, मूल किराए में अधिकतम 1.5 गुना की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो जिस तरीके से बुकिंग बढ़ता है उस तरीके से आपका जो फेयर होता है वो भी बढ़ सकता है। तो ये जो था रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के बारे में था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? जो कबड्डी जो है वो किस राज्य का एक आधिकारिक खेल नहीं है? तो राजस्थान का कबड्डी जो है वो आधिकारिक खेल नहीं है। बाकी आपका जो हो गया महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब, तो इस सब सारे राज्य का ये राजकीय खेल है। ठीक है, लेकिन जो राजस्थान हो गया उसका जो राजकीय खेल कौन है? बास्केटबॉल है। कौन है? बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। ठीक है, बाकी आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और पंजाब हो गया, ये सब मतलब राज्यों का राजकीय खेल कबड्डी है, लेकिन आपके राजस्थान का बास्केटबॉल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, ये जो है वो पंजाब के पटियाला में अवस्थित है। कहाँ है? पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, पंजाब के पटियाला में स्थित नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का समांतर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। यह इंस्टीट्यूट भारतीय खेल प्राधिकरण और एशिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की अकादमिक शाखा है। इस इंस्टीट्यूट को भारतीय खेलों का मक्का के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है वो पटियाला में है और इसे भारतीय खेलों का मक्का कहा जाता है, जिसको 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो कहाँ ये? हरियाणा के पटियाला में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, अब हरियाणा का नहीं, पंजाब के पटियाला में, सॉरी माफ कीजिएगा, पंजाब के पटियाला में ये जो आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है, ये मतलब आपका 1950 में इस्टेब्लिश किया था और ये पंजाब के पटियाला में अवस्थित है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पटियाला से मुझे याद आया, मेरी एक सिस्टर है वो भी पटियाला की है, तो चलिए आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा है वो आपके पटियाला में अवस्थित है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ICR का पूरा नाम क्या है? ICR का पूरा नाम क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। मैं इस प्रश्न का आंसर आप लोग को बताऊंगा नहीं, मैं देखता हूं कि कौन कौन वीडियो के लास्ट तक देखता है। तो ICR का फुल फॉर्म होता क्या है और ICR का काम क्या है, ये सारे प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, वीडियोस में कमेंट भी करते हैं, लेकिन अंत तक नहीं देखते हैं। तो भाई अंत तक देखा कीजिए। ये वीडियो जो है, जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। अगर जो आप एक क्वेश्चन मिस करते हो तो आप अपने लिए लॉस कर रहे हो, तो क्यों मिस करना? हमारा काम ही है पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के उद्देश्य ही हम अभी पैदा है। जब तक हम जॉब ना ले लें तो बस तब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक अपना मेहनत करते रहेंगे जब तक हम जॉब ना होल्ड कर ले। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देना है कि ICR का फुल फॉर्म क्या होता है और ICR का काम क्या है। वो सारे चीज के बारे में आप लोग को कमेंट करना है। तो 2 प्रश्न, आई होप आपसे 2 या 3 प्रश्न हो गया होगा। तो जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं वो सारे प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये काफी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वो आपके इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो इस प्रश्न को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, आप मोटिवेट होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट लाई जाएगी और आपके भला के लिए लाई जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है। तो जो आपके लोकसभा के बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन का कुल सदस्यों का कितना % होता है, कितना भाग होता है? तो ये जो होता है वो आपका 10वां भाग होता है। गणपूर्ति कोरम पढ़े होंगे ना, आप लोग सबको पता होगा। अगर जो आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो गणपूर्ति कोरम पढ़े होंगे। ये जो लोकसभा के बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन का कुल सदस्यों का जो भाग होता है वो 10वां भाग होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत कोरम के अनुसार लोकसभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या में से 1/10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम से तात्पर्य है सदन की बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या से। ठीक है, जो कोरम है वो
जो आपका कोरम है उसका मतलब होता है कि सदन की बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या। ये जो होता है वो 1/, मतलब 10वां भाग होता है, जो कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग होता है। लोकसभा की बैठक की गठन के लिए आवश्यक कोरम की सदन के कुल सदस्यों का संख्या 10वां भाग होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके आर्टिकल 100 के तीसरे में इसका उल्लेख है। तो ये जो आर्टिकल है इसको बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा कि जो आपका गणपूर्ति कोरम है, जो आपका कोरम है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत कोरम का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आप लोग को एक अच्छा सा प्रश्न हो गया कि 20 मार्च को हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है भाई, इसका मनाने का क्या तात्पर्य है? तो ये जो है वो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि गौरैया को संरक्षण कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए ये विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस घरेलू पक्षियों और शहरी वातावरण में पाए जाने वाले अन्य समान पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और उनकी लुप्त होने प्रजातियों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्दिष्ट एक दिवस है। यह दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यह भारतीय संगठन नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया और फ्रांसीसी संगठन इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ठीक है, जो कि गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। जो ओजोन के अणु होते हैं उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये ऑक्सीजन के कुल 3 परमाणु होते हैं। O3 होता है ना, जो ओजोन होता है O3 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी एक गैस है। जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी हुई एक गैस है। यह प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन सूर्य की परावैंगनिक यानी अल्ट्रावायलेट रे विकिरण से जीवन की रक्षा करती है। जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट रेज को हम लोग के पास नहीं आने देती है और ये हम लोग के लिए आपका संजीवनी बूटी का काम करती है। हम लोग को जो अल्ट्रावायलेट रे से बचाने का काम ओजोन परत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत को O3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यह जो है वो O3 से बनी एक गैस है। ठीक है, ये 3 परमाणु से बनी एक गैस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। निम्नलिखित में ऐसा क्या है जो भारत में बाघों के आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो ये जो आपका वन्य जीव गलियारा का संयोजन जो है वो आपके बाघों के आबादी के लिए खतरा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आपका जो भारत में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी, इस गिरावट के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें आवासीय विखंडन, आवासों में क्षति शामिल है। ठीक है, पशुओं के द्वारा अत्यधिक चरने के कारण उनके आवास स्थल कम हो गए थे और उनका अस्तित्व संकट में पड़ गया था। ठीक है, और कई बार उन्हें मानव के आवासों के आसपास खुले में घूमते हुए देखा जा सकता है। आप लोग देखे होंगे ना कि कितना, आप लोग कोरोना काल में भी सुने होंगे कि कुछ कुछ जीव जो था वो रोड वगैरह पे आ गए थे। ठीक है, तो जो रोड पे आया था ना वो उनका ही प्लेस था। आज हम लोग कैप्चर कर रखे हैं, वो देखे गए, जो रोड पे देखे गए हैं वो रोड पे उनका ही प्लेस था। आज हम लोग वहां बस गए हैं तब वो मतलब हम लोग से छुप गए हैं और ये जो भी हो गया है वो उनका ही प्लेस था, हम लोग उसको दोहन कर लिए हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपका जनसंख्या बढ़ रहा है तो उस तरीके से तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, थोड़ा सा जनसंख्या पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितना आप मतलब आप अच्छा करोगे उतना आपके देश के लिए, देश के हित के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो है वन्यजीव गलियारा का संयोजन जो है वो भारतीय बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। ठीक है ना, तो ये आज का 29 क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और ये काफी शानदार प्रश्न है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। जो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो कहाँ स्थित है? तो जो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिंगापुर में अवस्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, यह जो है वो सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक सुनेटेक सिटी मॉल में स्थित है। ये जो फाउंटेन ऑफ वेल्थ है ना वो सबसे बड़े शॉपिंग मॉल है। जो लड़की हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग का जो काम होता है वो लड़कियों लोग का ज़्यादा होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे लड़की जुड़ी हैं उनके लिए शानदार प्रश्न है, आप लोग को इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जो फाउंटेन ऑफ वेल्थ है वो कहाँ है? सिंगापुर में है। यह सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक यूनाइटेड सिटी मॉल में स्थित है। यह फाउंटेन जीवन और संपन्नता का प्रतीक है। यह विश्व के सबसे बड़े फाउंटेन के रूप में सन 908, ठीक है, 1908 से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, तो ये फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिंगापुर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो एंजॉय किए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, और जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उस प्रश्न का भी आंसर जरूर दें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।